दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आमी शुभेंदु अधिकारी। उनकी इस ताजपोशी के साथ ही यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नए दौर की शुरुआत हो गई है। भगवा वस्त्र में शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस बात को और पुख्ता कर दिया है। घुसपैठियों के नाम पर बंगाल में मुसलमानों खिलाफ नफरत और घृणा का अभियान चलाने वालों में वह सबसे आगे थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कोई नेता तो क्या, गली छाप शख्स भी देने से परहेज करेगा। उन्होंने मीडिया के सामने साफ शब्दों में कहा कि जैसे इजराइल ने गाजा में मुसलमानों को सबक सिखाया है, उसी तरह से हमको भी करना होगा। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। यानी इस देश में भी अब मुसलमानों को जेनोसाइड के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि सबका साथ सबका विकास के बजाय अब जिसका साथ उसका विकास का नारा होगा। इसको और साफ करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें भवानीपुर में हिंदुओं, सिखों और जैनियों के वोट मिले हैं, लेकिन मुसलमानों के वोट नहीं मिले हैं। हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি। दरअसल इन सज्जन की क्या पृष्ठभूमि है, उसको जानने के लिए किसी को कागज के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। वह खुद देश के प्रधानमंत्री ने 2016 में बता दिया था, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए शुभेंदु अधिकारी खिलाफ चटखारा लेकर भाषण करते देखे जा सकते हैं। उस समय अधिकारी टीएमसी में थे और सूबे के कैबिनेट में शामिल थे। यह बात अलग है कि केंद्रीय एजेंसियों ईडी और इनकम टैक्स की घेरेबंदी पर जान बचाने के लिए वह बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बीजेपी की लॉन्ड्री से पूरा धुल पूछकर बाहर आए। अब अधिकारी के सामने बीजेपी में रहते एक बड़ी चुनौती थी। वो क्या थी? एक तरफ उन्हें अपने भ्रष्टाचार के दाग को धोना था, दूसरी तरफ शीर्ष पर पहुंचने के लिए पार्टी के भीतर के बीजेपी नेताओं से कड़ा मुकाबला करना था। इसके लिए उन्हें मुसलमानों खिलाफ विश्वमन सबसे आसान रास्ता दिखा, जिसके आगे बढ़ने पर न केवल सत्ता की मलाई खाने को मिलेगा, बल्कि मौका आने पर सत्ता की कमान संभालने की संभावना भी प्रबल हो जाएगी। लिहाजा अपने भाषणों में उन्होंने वह विषैलापन लायक विषधारी सांप भी शर्मा जाए। इस कड़ी में अधिकारी अकेले नहीं हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि उन्होंने अपने पड़ोसी सूबे के बीजेपी नेता हेमंत विश्वकर्मा की कॉपी की है। वह भी कांग्रेस से आए थे, उन पर भी घोटाले का दाग लगा था। उन्होंने भी उससे बचने के लिए पाला बदला और बीजेपी में आकर सांप्रदायिकता की ऐसी घुट्टी पी कि उनका मुंह पूरा बवासीर हो गया। हर वाक्य में सांप्रदायिक घृणा की उल्टी और विश्वमन उनकी यही पहचान हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस कड़ी में उन्होंने अपने गिरने की कोई सीमा नहीं तय कर रखी थी। एक दौर में तो उन्होंने गरीब मुसलमानों तक का आर्थिक बायकॉट का आह्वान कर डाला। यहाँ तक कि रिक्शा वालों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, जो संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स के लिए किसी अपराध से कम नहीं है। हालांकि बीजेपी को इसका फायदा मिला और पूरा समाज सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत हो गया। हेमंत शर्मा उसके चेहरे बन गए, लेकिन यह सब कुछ समाज के सांप्रदायिक विभाजन और पतन की कीमत पर हुआ। इन दोनों नेताओं ने जिस एक नेता की नकल की, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। संजोग से ये भी संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते और अपने तरीके से हेमंत और अधिकारी की ही कतार में शामिल हैं। इन्होंने तो एनकाउंटर और बुलडोजर के जरिए अपनी जो पहचान बनाई है,
वह देश में बीजेपी के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल हो गया है। अनायास नहीं, बंगाल पर बीजेपी के कब्जे की घोषणा होते ही कोलकाता के मेन बाजार में बुलडोजर उतर गया। इसी तरह से जीत के जश्न के दौरान निकाले गए कई जुलूसों में भी उसको उतारा गया। दरअसल बुलडोजर केवल सांप्रदायिक नहीं बल्कि हर तरीके से गरीब विरोधी है। यह चलता ही है मुसलमानों घरों पर या फिर झुग्गियों का पता देखकर। एनकाउंटर के मामले में भी यही बात सच है। मुस्लिम समुदाय के छुटभैया गुर्गे या फिर समाज के गरीब उसकी चपेट में आते हैं, लेकिन पूरा माहौल ऐसा बनाया जाता है मानो अपराधियों पर योगी जी ने लगाम लगा दी है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। यूपी लूट, बलात्कार और हत्या का प्रदेश बन गया है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ दबंगों का राज चलता है। यह आरएसएस के लिए शर्म का विषय होना चाहिए कि वह 100 सालों में इन सूबों में एक ऐसा नेता भी नहीं पैदा कर सका जो मुख्यमंत्री बन सके या फिर पूरे सूबे का एक साथ नेतृत्व कर सके। और जिन प्रदेशों में उसने अपने गढ़वेशधारियों को कमान भी दी है, उनका नाम देश के बाहर तो छोड़ दीजिए, उनके सूबों में भी लोग नहीं जानते और अक्सर अपने बयानों से अपनी पार्टी और सरकार को देश में शर्मसार करते रहते हैं। इन सूबों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। एक तरह से इन सभी का शासन केंद्र से ही चलता है। इसके पीछे संघ की कोई रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी समाज अपराध और अति के साथ बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। एक दौर में पैर जमाने के लिए ध्रुवीकरण के सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इस तरह के नेता उसकी जरूरत बन जाते हैं। लेकिन पार्टी जब शायद स्थायी आधार बना ले और जीवन सामान्य हो जाए तो फिर अपने संघ की पृष्ठभूमि वाले चेहरों को आगे कर दिया जाए और पुराने दौर की सारी गलतियों का ठिकरा बाहर से आए इन नेताओं के सिर फोड़कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इस तरह से उधार के सिंदूर से सत्ता की रचाई गई यह शादी कितने दिन चलती है का पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि यह सत्ता इस दौर में बीजेपी संघ के लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है, क्योंकि उसने पश्चिम बंगाल जैसे एक ऐसे किले पर फतह की है जिसे देश में रेनेसां यानी पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है। जिस बंगाल के इस पुनर्जागरण को पूरे देश में विस्तारित होना था, लेकिन आज हालात ये है कि वह खुद मध्ययुगीन सांप्रदायिक और दक्षिणपंथी विचारधारा का शिकार हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम जो देशों की सीमाओं के पार जाते हैं, उनकी हालत खुद अपने घर में ऐसी हो गई है कि अब उनकी तस्वीरें उतार कर उन पर छत्रपति शिवाजी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रेनेसां के जन्मदाता राजा राम मोहन राय से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम नायकों की पोर्ट्रेट के माथे को चंदन से लेपा जा रहा है। और आखिर में एक तस्वीर के साथ इस बातचीत को खत्म करेंगे। पीएम मोदी शपथ ग्रहण के दौरान बंगाल की जनता के सामने झुके और उसका आभार व्यक्त किया। लेकिन मोदी जी का इतिहास है कि जिसके सामने वो झुकते हैं उसको खत्म कर देते हैं। पहले संविधान को माथे से लगाया, आज वह जगह जगह पानी मांगता दिख रहा है। और फिर संसद के सामने उन्होंने मत्था टेका था। आज संसद की हालत क्या हो गई है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब इस घटना के बाद बंगाल का जहाज किस बवंडर से गुजरेगा वह तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन उसके लिए बंगाल के लोगों को जरूर अभी से अपनी पेटी बांध लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने पूरा प्रोग्राम सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमेंट है आपका, किसी तरह कोई टिप्पणी है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।